हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी का सब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो आने वाला एग्ज़ाम आप लोगों का 14/10 को होने वाला है। यहाँ पे गलती से 9 टाइप हो गया है, ठीक है। तो आने वाला जो एग्ज़ाम आप लोगों का 14/10 को यानी 14 अक्टूबर को जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी का और इंग्लिश का होने वाला है। तो हम लोग हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का तादाद बहुत कम है, 1 से 2 वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए मैंने ये पार्ट 1 लेकर आया और इसका जल्द ही पार्ट 2 लेकर आऊँगा। आप लोग सिलेबस में देखे होंगे, यहाँ पे एक चैप्टर है आपका एक कहानी, यह भी मन्नू भंडारी वाला। तो ये आपका सिलेबस में है और इसी का हम लोग आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे और आज के वीडियो को अच्छे से देखेंगे और इसी वीडियो में याद भी कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल रट्टाफिकेशन मत करना, समझ करके जाना। अगर आप लोग कहानी को अच्छे से समझ गए तो आप लोग को बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छे से वहाँ पे लिख पाओगे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है वीकली टेस्ट के लिए भी और आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसका अगला पार्ट जो आएगा उसको आप लोगों के मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके और आप उसको देख पाओ, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। तो मेरा 2 तरह का वीडियो आएगा, ऑब्जेक्टिव का अलग से और सब्जेक्टिव का अलग से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। सबसे पहले सवाल पे आते हैं। सबसे पहला सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व का वर्णन करें। इसका मतलब है कि मन्नू भंडारी कैसा था या कैसी थी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कैसी थी इसके बारे में आपको बताना है, अपने शब्दों में बताना है, बिल्कुल भी रटना नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है लिखा हुआ। कह रहा है कि मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व में कई खूबियाँ थी, यानी मन्नू भंडारी जो थी उसमें कई खूबियाँ थी, बहुत क्वालिटी था उसमें, ठीक है। उसके व्यवहार ने उसके अंदर कई ग्रंथियों को जन्म दे दिया था। जैसा उसका व्यवहार था उसके अंदर कई ग्रंथियों को जन्म दे दिया था, यानी कि ग्रंथियों का मतलब हो गया कि हर एक कैटेगरी को जन्म दे दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, कहती है वो काली है और बचपन से दुबली पतली सी थी। एक तो उसका रंग जो था वो काला था और बचपन से वो कैसी थी, दुबली पतली सी थी। उसके पिताजी को गोरा रंग पसंद था। अब यहाँ से जो विवाद शुरू होता है, ठीक है। उसके जो पिताजी थे, कहानी को ध्यान से सुनिएगा। मन्नू भंडारी क्या थी? मन्नू भंडारी काली थी बचपन से, ठीक है। बचपन से काली थी, दुबली पतली सी थी, लेकिन उसके पिताजी को कौन सा रंग पसंद था? गोरा रंग पसंद था, ठीक है। उसका पिताजी को गोरा रंग प्रिय था, इसलिए उससे 2 साल बड़ी बहन को वो अधिक मानते थे। यानी स्वाभाविक बात है, जब उसके 2 साल से बड़ी बहन जो है वो उससे ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा उसका रंग साफ़ होगा, तब तो उसको मान रहे थे। तो 2 साल जो बड़ी बहन थी वो उसको अधिक मानते थे। यही कारण है कि लेखिका का खुद पर से विश्वास कम होता चला गया। अब जहाँ पर 2 बहनें हैं, एक बहने को पिताजी बहुत मानेंगे तो दूसरी बहन जो है वो निराश होगी ही। तो उसका खुद पर से विश्वास कम होता चला गया। विश्वास कम होने का मतलब होता है कि वो अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस करने लगी, कि उनके अंदर कोई खूबियाँ नहीं है। वो होता है ना, जब आप भेदभाव करोगे तो उसको लगेगा मैं दुनिया में बेकार ही आई, क्यों नहीं आई? तो ऐसा नहीं होता है भाई, जिसका रंग काला होता है ना वही अच्छी होती है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, पिताजी से उसकी किसी न किसी बात पर टक्कर चलती रहती थी। अब उसके पिताजी से किसी न किसी बात पे टक्कर होती रहती थी। अब होता क्या है कि जिस व्यक्ति को आप पसंद नहीं करोगे ना, उसकी अच्छी बातें भी आपको बुरी लगेगी, ठीक है ना। अगर वो कहे कि पिताजी बाहर चले जाएँ तो वो डाँट देंगे। तो ऐसा ही होता था, उसके पिताजी से किसी न किसी बात पर टक्कर चलती रहती थी। ये हो गया इसका पहला आंसर। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखें। अब वैचारिक का मतलब होता है विचार। बेटी कुछ और सोचेगी, पिताजी कुछ और सोचेंगे। अब उनके बीच का जो टकराहट है उसको अपने शब्दों में लिखना है, ना कि टीचर जो लिखा है उसके शब्दों में और ना ही आप अपने शब्दों में। मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे आंसर को लिख लो, नहीं, आप समझ लो। अगर आप में क्वालिटी है, अगर आप में इतनी है कि आप लिख सकते हो खुद से, तो आपको खुद से लिखना चाहिए, ठीक है। बार बार एग्ज़ाम में आपसे कहा जाता है कि विद्यार्थी यथासंभव प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में दें। ऐसा क्यों कहा जाता है? ताकि आप में क्वालिटी बढ़ाया जा सके। आप लोग ज़िंदगी भर रटते रह जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए आंसर पे आते हैं। आंसर में कह रहा है कि लेखिका और उसके पिता के विचार आपस में मेल नहीं खाते थे। पिता लेखिका को देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, किंतु उसे घर तक ही सीमित रखना चाहते थे। यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लाइन आपका आ चुका है।
यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा कि लेखिका और उसके पिता के विचार जो थे वो मेल नहीं खाते थे। लेखिका कुछ और सोचती थी, पिताजी कुछ और सोचते थे। पिता लेखिका को देश समाज के प्रति जागरूक तो बनाना चाहते थे, वो चाहते थे कि देश और समाज के प्रति जो लेखिका है वो जागरूक बन जाए, यानी कि सबके बारे में जाने, लेकिन उसको घर तक ही सीमित रखना चाहते, मतलब घर के बाहर मत जाओ। मतलब बाहर के बारे में जानो कि बाहर में क्या चल रहा है, बाहर में क्या हो रहा है, बाहर के लोग कैसे हैं, ये सब तो बताते थे, लेकिन बाहर मत जाओ। तो इस तरह के वो उसके व्यक्ति थे पिताजी। उसके मन में विद्रोह और जागरण की स्वर भरना चाहते थे, मतलब उसके मन में चाहते थे कि वो विद्रोह करे, ठीक है? और जागरण का मतलब होता है जागरूक हो जाए देश के प्रति, जो वहाँ पे उस समय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसके प्रति वो जागरूक हो जाए, किंतु उसे सक्रिय नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि वो हाइलाइटेड ना हो, ठीक है? अगर हाइलाइटेड हो जाएगी तो फिर वो चर्चित हो जाएगी। तो ये उसके पिताजी का मानना था। मतलब विद्रोह करे, जागरण की भावना भी हो, लेकिन सक्रिय नहीं होना चाहिए। सक्रिय का मतलब एक्टिविटी, मतलब एक्टिव नहीं है होना चाहिए। जो लोग एक्टिव होते हैं ना वो हाइलाइटेड हो जाते हैं, सबकी नज़र में आ जाते हैं। तो ये नहीं चाहते थे उसके पिताजी। लेखिका चाहती थी कि वह देश की स्वतंत्रता में सक्रिय होकर भाग ले। अब देखिए यहाँ पर पिताजी चाह रहे हैं कि सक्रिय नहीं हो, लेकिन लेखिका क्या चाह रही है कि वो देश की स्वतंत्रता में सक्रिय होकर भाग ले ले। तो यहीं पर दोनों का जो है मतभेद हो गया, दोनों का विचार आपस में नहीं मिल रहा है, ठीक है ना? समझ रही है बात को? यहीं आकर दोनों के विचारों की टक्कर हो जाती है। यहीं आकर क्या हो जाती है? दोनों के विचारों की टक्कर हो जाती है। लेखिका के पिता ये नहीं चाहते थे कि वह अपनी मनमर्जी से राजेंद्र यादव से शादी करे, परंतु लेखिका ने उनकी परवाह नहीं की। यानी लेखिका जो है उनके शादी के विरोध में भी थे कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी ना करें। ये पहले ज़माने में होता था कि लड़कियाँ अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकती थी, लेकिन आज के ज़माने में तो सब कुछ हो जाता है, ठीक है? लेकिन आप लोग मत करना। चलो देखो यहाँ पे, लेखिका के पिता ये नहीं चाहते थे कि वो अपनी मनमर्जी से राजेंद्र यादव से शादी करे, परंतु लेखिका ने उनकी परवाह नहीं की, उनकी इज़्ज़त की वाट लगा दी। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है गरीबों का जीवन पर क्या कुप्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करें। यहाँ पे गरीबों नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक, गरीबी होगा। ठीक है, यहाँ पे सही कर लो आप लोग। गरीबी का जीवन पर क्या कुप्रभाव, कुप्रभाव का मतलब होता है बुरा प्रभाव, है ना? बुरा प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करना है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। गरीबी से मनुष्य की प्रसन्नता नष्ट हो जाती है, यानी जो लोग गरीब होते हैं उनकी प्रसन्नता नष्ट हो जाती है, ठीक है? यानी उनको कोई पूछेगा नहीं, ठीक है ना? जो गरीब होते हैं उनको कोई पूछता नहीं, उसकी कोई प्रसन्नता नहीं होती, उनकी कोई तारीफ़ नहीं होती है। बात समझ में आई? साथ ही साथ ही समाज हो गया यहाँ पे, साथ ही समाज में सदस्यता भी खत्म हो जाती है। साथ में क्या होता है? समाज में सदस्यता भी खत्म हो जाती है। बात समझ में आई? बहुत से छात्र और छात्राएँ जो मेरे भाई-बहन हैं, वो कहते हैं कि सर पीडीएफ दे दो। ठीक है, अगर हम आपको पीडीएफ दे दें और आप वीडियो नहीं देखोगे, तो यही सब गलत वर्ड आप लोग याद कर लोगे। भाई टाइपिंग है ना, टाइपिंग में गलत होता है तो आप गलत रटोगे, एग्ज़ाम में लिखोगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है अगर 5-10 मिनट अगर आप देख लिए तो? प्लस हम समझा देते हैं आप लोगों को, ताकि याद जल्दी हो जाए। ठीक है? समाज में सदस्यता खत्म हो जाती है, यानी कि अगर आप गरीब हैं तो समाज में आपका कोई गिनती नहीं होगा। अगर वहाँ पे 10 लोग आपका मीटिंग कर रहे हैं ना, देखोगे घर के बड़े-बड़े लोग आकर के वहाँ पे बैठ के चेयर लगा करके अपना-अपना जो है फतवा झाड़ेंगे वहाँ पर, ठीक है? लेकिन आपका वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होगा, आप साइड में हाथ पे हाथ ऐसे चढ़ा करके देखते रहोगे, टुकुर-टुकुर ताकते रहोगे और वो जो फैसला लेंगे ना, उसके फैसला में आप लोग को शामिल हो जाना है। बात समझ में आया? गरीबों का कोई वैल्यू नहीं होता है समाज में, ठीक है? बस वो देखना आप लोग, अगर आप जो भी हैं आप लोग देखोगे, कभी भी कुछ ऐसा समाज में लफड़ा होगा, समाज में बैठक होगी, ठीक है? कोई भी मैटर आएगा, बस अमीर लोग वहाँ पे कुर्सी जमाएँगे, बैठ जाएँगे और गरीब बेचारा यहाँ पे खड़ा होकर के टुकुर-टुकुर ताकते रहेगा, उससे कोई पूछेगा भी नहीं कि तुम्हारी क्या राय है? क्यों भाई, उसके पास दिमाग नहीं है क्या? उससे भी पूछो, वो भी सवाल का जवाब दे सकता है, वो भी अपनी राय रख सकता है, लेकिन नहीं, गरीबी के कारण वो अपने साइड में खड़ा होता है। जबकि इन लोगों से ज़्यादा तजुर्बा उस गरीब को होता है, क्योंकि गरीब जो होता है ना, वो दिन-रात समाज द्वारा पिसता रहता है। सबसे ज़्यादा तजुर्बा उन्हें ही होता है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है। जो मनुष्य गरीब नहीं होता है, वो अपनी मर्ज़ी से जीवन यापन करता है ना? जो गरीब नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से जीवन यापन करेगा। आज उसका मन करेगा मैं वहाँ जाऊँ, सिनेमा जाऊँ, मेला जाऊँ, कहीं भी जा सकता है। किंतु गरीब आदमी बहुत कंजूस और संकुचित हो जाता है। गरीब आदमी क्या होता है? कंजूस होता है। वो बढ़िया खाना नहीं खाएगा, बढ़िया पानी नहीं पिएगा, बढ़िया कपड़ा नहीं पहनेगा,
और संकुचित का मतलब होता है अपने आप को सिमटा जैसा, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, समेट लेता है, संकुचित कर लेता है। यानी कि वो अपने अपने दिल को वो समझा देता है कि नहीं हम इतने में खुश हैं, बोलता है ना, बहुत सा गरीब लोग बोलता है। गरीब क्या, आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हो ना, इसमें से भी बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनके पिताजी कहते हैं कि बेटा रहने दो, हम लोग जितना में है उतना में ही खुश है, दूसरे को मत देखो। अगर उसके उसके पास साइकिल है तो तुम्हारे पास भी हो जाएगा एक दिन, लेकिन अभी मत सोचो, अभी पढ़ लो। तो इस तरह से होता है, संकुचित हो जाते हैं, मतलब अपने आप को समेट लेते हैं। ठीक है? तो इसीलिए कहते हैं कि पढ़ो और पढ़ करके अब इस गरीबी से बाहर निकलो। ठीक है? गरीब घर में पैदा होना ये जो है आपका जुर्म नहीं है, ये गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब रहकर मर जाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो आप लोग अपनी मेहनत से, पढ़ाई के बल से आप अपने परिवार का नक्शा चेंज कर सकते हो, परिवार को बदल सकते हो। इसलिए आप लोग पढ़ो बाबू, ठीक है? उसका जीवन क्रोध और भय होगा, भाई नहीं होगा, ठीक है? देखिए स्पेलिंग सही कर लेना यहाँ पे, सॉरी, भोय हो भय होगा। उसका जीवन क्रोध और भय जैसे नकारात्मक भावों से भर जाता है। यानी कि आप देखोगे गरीब व्यक्ति में क्रोध होगा, गुस्सा ज़्यादा आता है उसको। क्यों? क्योंकि वो चिड़चिड़ा हो जाता है, समाज के धुतकार से, है ना? मतलब वो उसमें गुस्सा आ जाएगा, नकारात्मक भाव से भर जाता है, नेगेटिविटी उसके अंदर आ जाता है कि हम गरीब हैं, हम ऐसे हैं। देखिए गरीब लोग को मतलब बहुत से होते हैं, सब नहीं होते, कुछ लोग होते हैं, जिसमें सब्र नहीं होता है ना, वो अपने आप को बार-बार कोसेगा, हाँ, हम गरीब हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। ये नेगेटिविटी आ जाता है उसके अंदर, भावों से भर जाता है। लेखिका के पिता के साथ ठीक यही होता है। लेखिका के पिता गरीब थे, इसलिए वो अपने आप को हमेशा नेगेटिविटी में रखते थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि एक कहानी यह भी इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया, इसमें आपको बताना है। ठीक है? मैंने सभी इंपॉर्टेंट सवालों को ले लिया है और फाइनल एग्जाम के लिए भी ये वाला जो आज आप वीडियो देख रहे हो, बस इससे ज़्यादा फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएगा। ठीक है? लिख लो। क्वेश्चन है हमारा, मतलब आंसर है हमारा, लेखिका के पिता ये चाहते थे कि वो रसोई से दूर रहे। लेखिका के पिता क्या चाहते थे कि वो रसोई में ना जाए, रसोई से दूर रहे। उनका मानना था कि रसोई भटियार खाना है, भटियार जहाँ भट्टी जलता है। खाना का मतलब क्या होता है पता है? खाना हर चीज़ में, किताब खाना मतलब जहाँ किताबें रखी जाती है, उसको हम लोग कुतुब खाना बोलता है शायद, किताब खाना होता है। उसके बाद बहुत सारा खाना लग जाता है वहाँ पे, खाना वर्ड, है ना? रसोई खाना का मतलब जहाँ पे रसोई बनती है। भटियार खाना यानी भैया भट्टी जलती है, भट्टी, आग, ठीक है ना? उसी को बोलता है भटियार खाना। इस भटियार खाने में रहने से व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता भट्टी में चली जाती है, यानी नष्ट हो जाती है। उसका मानना था, किसका? उसके पिताजी का मानना था कि इस भटियार खाने में यानी रसोई घर में जो रहेगा, उसकी प्रतिभा और क्षमता भी भट्टी में चली जाएगी, यानी चूल्हे में चली जाएगी और वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है? तो पहले तो गैस चूल्हा नहीं ना था, जो किचन वर्ड का इस्तेमाल होगा। ठीक है? पहले लकड़ी में खाना बनता था, कोयला में खाना बनता था, उपले में खाना बनता था। वह इससे समय की बर्बादी मानते थे। वो इसे क्या मानते थे? समय की बर्बादी मानते थे। ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ 3 बार प्लीज़ बप्सू कहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का। उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, या नहीं तो दिए गए नंबर पे भी आप संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव भी वीडियो लाएँगे और इसका पार्ट 2 भी लाएँगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।